नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्लियामेंट कंपोजिशन एंड इट्स पावर्स। तो आपको अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इस पे जो नोट्स हैं वीडियो के वो मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो बगैर किसी देरी के। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी माना जाता है देश की। वो इसलिए क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है। डिबेट एंड डिस्कशंस कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में ही होते हैं। तो इसलिए जो पार्लियामेंट है उसे सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी माना जाता है। इट इज़ अ बाई कैमरल इंस्टीट्यूशन मीनिंग इट हैज़ टू हाउसेज। जो पार्लियामेंट है इंडिया का, वो उसके कितने हाउसेज हैं? टू हाउसेज, यानी बाई कैमरल है। ठीक है, वो कौन कौन से? नंबर वन, राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है और अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर टू है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है हमारे पार्लियामेंट का, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी जो कानून वगैरह बनता है, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन वगैरह जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसमें प्रेसिडेंट का भी एक अहम रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। नंबर वन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट माना जाता है और एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है किसका? पार्लियामेंट का। क्योंकि प्रेसिडेंट एक अहम रोल अदा करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। पावर्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास वो कौन कौन सी पावर्स होती हैं जो कि पार्लियामेंट के रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट वन है समन्स एंड प्रोरोग्यूज बोथ हाउसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के सेशन बुलाता है और उन्हें एंड भी करने की पावर रखता है। ये काम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही होता है। जब पार्लियामेंट का सेशन पूरा हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें ऑफिशियली एंड कर सकते हैं। तो ये पावर होती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। वो सेशन बुला भी सकता है और सेशंस को एंड करने की पावर भी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। नंबर टू है डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर होती है। ये तब होती है जब लोकसभा की 5 ईयर टर्म कंप्लीट हो जाए या फिर सरकार अपनी मेजोरिटी खो दे। ठीक है, 5 ईयर टर्म पूरी होने से पहले अगर मेजोरिटी खो दे सरकार, जैसे बहुत सारे जो एमएलएज पार्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो अगर मेजोरिटी खो दे सरकार तो उस टाइम भी जो है जो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है नए इलेक्शन अनाउंस कर सकता है उसी दौरान। तो ये पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद नेक्स्ट पावर जो है प्रेसिडेंट के पास वो क्या है? गिव्स असेंट टू बिल्स। ठीक है, अपना असेंट देता बिल्स पे। ठीक है, कोई भी बिल जो दोनों हाउसेज लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है तब भी प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के बिना वो लॉ नहीं बन सकता। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, असेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक बिल को लॉ बनने में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं जब उसके पास बिल आता है। वो कौन कौन से? असेंट देकर अप्रूव करना, यानी बिल लॉ बन जाएगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर लिया। ठीक है, और दूसरा क्या? बिल को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तीसरा क्या? दोबारा पार्लियामेंट को भेजना रिकॉन्सिडरेशन के लिए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगा कि इसमें कोई ऐड ऑन करनी है चीज़ें, रिकॉन्सिडरेशन करना चाहिए दोबारा से पार्लियामेंट को, तो वो वापसी पार्लियामेंट भेज सकता है बिल को। अगर पार्लियामेंट वापस पास करके वापस भेज देता प्रेसिडेंट के पास वो बिल, तो तब प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास जब उसके पास बिल जाता है सेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है कैन नॉमिनेट मेंबर टू बोथ हाउसेस। उसके बाद नॉमिनेशन की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, दोनों हाउसेस की। नॉमिनेशन करता किसका? राज्यसभा और लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका।
जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस फील्ड्स के बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको नॉमिनेट करता प्रेसिडेंट। और लोकसभा में 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं अगर ज़रूरी हों, ठीक है। अगर ज़रूरी हो क्या करना, नॉमिनेट करना, तो वो कौन करता, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पावर है इशूज ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। उसके बाद अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो तुरंत एक लॉ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहे हैं तो अगर एक तुरंत क्विकली एक लॉ बनाना है, तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास करता है, यानी टेम्परेरी लॉ एक पास करता है, इशू कर सकता है। और ये आर्टिकल 123 के अंडर आता है। और नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में अप्रूव लेना जरूरी होता है। यानी नेक्स्ट पार्लियामेंट जब सेशन होगा, जो लॉ बनाया होगा, जो टेम्परेरी लॉ बना होगा, तो अगर नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में अगर उसे अप्रूव कर दिया गया, ठीक है, माना गया कि ये ठीक बना है, तो वो लागू रहेगा। अगर वो पास नहीं हुआ तो उसे वहाँ पे ही ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे नल एंड वॉइड उसे करार दिया जाएगा उस लॉ को, ठीक है। तो ये सब पावर्स थी किसकी, प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट है पार्लियामेंट का, वो क्या है, राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है और अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा की कंपोजिशन क्या है, टोटल मेंबर यानी मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं राज्यसभा के, 250 तक। और 238 मेंबर्स जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अभी तक जो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम फील्ड्स लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रेसिडेंट की पावर्स में बताया, 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता, प्रेसिडेंट, इन सब फील्ड से, ठीक है। जो इन सब फील्ड्स के बैकग्राउंड से आते हैं उनको नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये था किसका कंपोजिशन, राज्यसभा का। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस क्या है राज्यसभा का, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। कैसे, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के जो एमएलएज होते हैं उनके द्वारा जो है राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये जब ये सब एमएलएज जो है वोट करते हैं, जिनके ज़्यादा वोट्स आएंगे, जो इस इलेक्शन में जीतेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में। मेंबर्स सर्व 6 ईयर टर्म्स विद 1/3 रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 6 साल की टर्म के लिए आते हैं। और 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल बाद जो है रिटायर होते रहते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स के आगे राज्यसभा के, फर्स्ट वन है परमानेंट हाउस, ठीक है। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, यानी जो है कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो सकता, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते उसे, कम्प्लीटली चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया 1/3 मेंबर जो है एवरी 2 ईयर के बाद रिटायर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, डिजॉल्व टोटली नहीं होगी, जैसे लोकसभा जो है डिजॉल्व हो जाती है, यानी पूरी गवर्नमेंट ही। नेक्स्ट वन है रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो राज्यसभा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोनेंट क्या है पार्लियामेंट का, लोकसभा, ठीक है। जो नेक्स्ट हाउस है पार्लियामेंट का, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी इसके बोला जाता है, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन कितनी है, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 552 मेंबर्स की। 543 मेंबर्स जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं सिटीजन्स के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज के द्वारा, ठीक है। जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं देश में, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, लोकसभा के लिए। उसके बाद 2 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर ज़रूरत हो उन्हें रिप्रेजेंट करने की। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी जो मेंबर्स आर चूजन थ्रू जनरल इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के द्वारा, ठीक है। जो हम लोगों के द्वारा जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि राज्यसभा में उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, किसके द्वारा, एमएलएज के द्वारा। लेकिन लोकसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो हम लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट
होते हैं और लोकसभा में जाके बैठते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर। मेंबर सर्व करते हैं 5 ईयर टर्म के लिए अनलेस डिसॉल्व्ड एर्लियर। ठीक है, 5 साल की टर्म होती है मेंबर्स की, अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर प्रेसिडेंट की पावर्स में बताया, अगर 5 साल से पहले जो है मेजोरिटी को लूज़ कर लेती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, तो जो 5 ईयर टर्म से पहले जो है डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें लोकसभा की, तो मोर पावरफुल देन राज्यसभा स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स जैसे कि मनी बिल ये वो वगैरह जो होता है, उन मैटर्स में जो है राज्यसभा से लोकसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, लोकसभा पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेज हैं, लेकिन लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है किससे, राज्यसभा से। द रूलिंग पार्टी आर कोलिजन मस्ट हैव द मेजोरिटी इन लोकसभा। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी यानी जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स लाएगी, ठीक है, या मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं आया, कोलिजन गवर्नमेंट बना लेगी दूसरी पार्टियों के साथ मिलके, तो वो ही जो है रूल करती है किस में, कंट्री में रूल करती है, वो ही गवर्नमेंट बनाती है पार्लियामेंट में। तो ये भी किस में होता है, लोकसभा में होता है। तो ये थे हमारे राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट वन, लेजिस्लेटिव पावर, क्या पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है और रिपेल कर सकता है किसी भी लॉ को। ठीक है, इनेक्ट करना, ठीक है, कोई भी लॉ बनाना, ठीक है, कोई भी लॉ अगर बनाना चाहता है पार्लियामेंट तो वो बना सकता है। अगर कोई लॉ में कोई चेंजेस करनी है, उसे अमेंड करना है तो वो भी कर सकता है। और किसी लॉ को अगर रिपेल करना हो, ख़त्म करना हो, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, ये सब पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, इनेक्ट करने की, अमेंड करने की और रिपेल करने की। कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन। ठीक है, पार्लियामेंट किन किन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकता है, ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट वन, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और रेलवेज को लेकर जो है पार्लियामेंट के पास सभी पावर्स हैं, वो उनमें लॉज बना सकता है अपने मुताबिक जो वो चाहता है। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन वाला सब्जेक्ट, मैरिज, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। उसके बाद स्टेट लिस्ट में जो ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लाइक एमरजेंसी। ठीक है, और स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉज पार्लियामेंट तभी बना सकता है बगैर स्टेट के कंसेंट के, जब एमरजेंसी हो। ठीक है, स्टेट ऑफ एमरजेंसी हो तब जो है पार्लियामेंट लॉज बना सकता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंडर। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, बिल इंट्रोडक्शन, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस अ बिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैसा होता है पार्लियामेंट में, सबसे पहले क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कोई भी मेंबर जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल पार्लियामेंट में जो वो चाहता है, एक्सेप्ट मनी बिल्स विच मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सिर्फ मनी बिल को छोड़ के, जो कि सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा या अदर मेंबर जो उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये पावर्स किसको दी गई हैं, लोकसभा को। ये स्पेशल पावर्स हैं किसके पास, लोकसभा के पास। उसके बाद 3 रीडिंग्स होती हैं हर एक हाउस में। ठीक है, ठीक है, दोनों हाउस में क्या होती है, 3 रीडिंग्स। सबसे पहले बिल जब आता है उसे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस पर डिबेट की जाती है आपस में, दोनों हाउसेज में होती है डिबेट। ये 3 चीज़ें दोनों हाउसेज में होती है सेम टू सेम, डिस्कस, डिबेट एंड वोट इट अपन। उसके बाद जब डिबेट हो जाती है तो उसके बाद वोट करने के लिए बोला जाता है उस बिल पे, जो जो हाँ चाहता है, जो ना चाहता है, तो वो अपने मुताबिक जो है उस बिल पे वोट करता है। तो ये 3 रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, जब बिल जो है कोई भी मेंबर जो लाता है तो उसके बाद ये सब 3 चीज़ें होती हैं दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस मस्ट बी पास्ड बाय बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद अप्रूवल चाहिए होता है इस बिल को आगे पास करने के लिए, यानी राज्यसभा से भी पास होना चाहिए और लोकसभा से भी पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मनी बिल के रिलेटेड ये नहीं होता है। ठीक है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा से अगर पास हो गया तो राज्यसभा अगर ना भी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की अगर रिकमेंडेशंस अच्छी लगती हैं वो चाह के उसमें डाल भी सकती है, और जो अगर नहीं चाहती तो ना भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सब पावर्स मनी बिल को लेकर किसके पास होती हैं, लोकसभा के पास। तो बाकी बिल्स के लिए राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का कंसेंट होना जरूरी है।
उसके बाद दोनों हाउसेज से जब पास हो जाता तो उसके बाद ये जो बिल है किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, किसके लिए, असेंट के लिए, उनके सिग्नेचर्स के लिए। बिकम्स अ लॉ आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस इट, और लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर लेता है, यानी उस पे असेंट अपना दे देता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर पहले बताया। बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए वापस भेज सकता है, कॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, उसके बाद अगर वापस भेज ले पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट को वो पास करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर किसकी, पार्लियामेंट की। ठीक है, जितना आपको जो आपका सिलेबस है, जितना आपको एग्जाम में जरूरत है उसके मुताबिक ही जो मैं आपको नोट्स समझा रहा हूँ। अगर डीपली आपने और ज़्यादा डीपली समझना है तो आप ये टॉपिक्स जो बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, या अगर आपको चाहिए डीपली जो इसके नोट्स, ठीक है, तो वो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पावर है पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा, अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा को लेके। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करती है, और ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी अकाउंटेबल होते हैं। अगर लोकसभा उनके अगेंस्ट हो जाए तो सरकार बनी नहीं रह सकती। ठीक है, उसे डिसॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी वो बताया। ठीक है, मेजोरिटी प्रूव ना हो तो डिसॉल्व कर लेता है प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है एग्जीक्यूटिव पावर्स का, पार्लियामेंट कैन रिमूव द गवर्नमेंट थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से सरकार गिराई जा सकती है। अगर अपोजिशन या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं दिखाता, ठीक है, भरोसा नहीं रखता गवर्नमेंट पे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी मेंबर खड़ा होकर बोलता कि हमें इस गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है कि ये देश चला सकती है या अच्छा काम कर सकती है, तो वो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में। अगर लोकसभा में मेजोरिटी मेंबर्स इसका सपोर्ट करते हैं इस मोशन का, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने जो सीट्स है वो छोड़नी पड़ती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स कैन क्वेश्चन मिनिस्टर्स, होल्ड डिबेट्स एंड डिमांड एक्सप्लेनेशंस। मिनिस्टर से सवाल पूछना, डिबेट करना और जवाब मांगना। ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी इशू पर डिबेट कर सकते हैं और सरकार से जवाब मांग सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। ठीक है, तो इससे क्या होता है इन सब चीज़ों से कि जो गवर्नमेंट है वो क्या रहे, अकाउंटेबल रहे अपने जो काम है उनको लेकर, और अच्छे डिसीजन ले, ताकि उस पर जो प्रेशर बना रहे। ठीक है, अगर कुछ गलत करती है तो कोई भी जो मेंबर उस पर बात कर सकता है, डिबेट कर सकता है, उनसे वो जवाब ले सकता है कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, जो आपने लाज बनाए उसका क्या फ़ायदा हो रहा, लोगों को क्या नुकसान हो रहा, तो ये सब चीज़ें जो है डिबेट की जाती हैं किसमें, पार्लियामेंट में। तो ये थी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसकी, पार्लियामेंट की। नेक्स्ट पावर क्या पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री कमेटीज फॉर स्क्रूटनी। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बहुत सारी कमेटीज़ बना सकता है, किसके लिए, जांच वगैरह करने के लिए। ठीक है, रिकमेंडेशंस देने के लिए या कोई भी रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, लेकिन उनमें से जो मेन कमेटीज़ है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी पैक। तो इसका काम क्या होता है, ये कमेटी जो है गवर्नमेंट के खर्चे यानी एक्सपेंडिचर का ऑडिट करती है और दिखाती है कि जो पैसा पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट्स का एनालिसिस करती है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट करती है। तो ये काम होता है किसका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमेटी कौन सी है, एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है, ये कमेटी गवर्नमेंट के प्रपोज्ड बजट और एक्सपेंसेस का एनालिसिस करती है। इसका काम है देखना कि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली जो है यूज़ हो रहा है या नहीं। ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए सरकार को रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, तो एस्टिमेट्स कमेटी का क्या काम है, तो ये चेक करती है जो गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है वो अच्छे कामों पे खर्च हो रहा है या नहीं,
और ये रिकमेंडेशंस भी दे सकती है गवर्नमेंट को कि ये जो पैसा है किन चीज़ों पे खर्च करना चाहिए जिससे अच्छा जो है हमें प्रॉफिट आ सके, जिससे अच्छी जगह जो है जो लोगों का पैसा है, ठीक है, जो पब्लिक मनी है जो वो अच्छी जगह लग सके। ठीक है। नेक्स्ट कमेटी कौन सी है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इस कमेटी का क्या काम होता है? ये कमेटी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल एटसेट्रा की जो परफॉर्मेंस है वो चेक करती है। ठीक है, इस कमेटी का ये काम होता है। ये इंश्योर करती है कि ये कंपनीज जो है प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं, जो पब्लिक का जो मनी है, जो पब्लिक का पैसा है, ताकि उसका अच्छा यूज़ हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है, ये सब रिपोर्ट कौन देती है? हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये सब काम होता है इस कमेटी का। तो ये थी 3 कमेटीज़ जो कि पार्लियामेंट जो है बना सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। नंबर 1 क्या है? अप्रूव्स द एनुअल बजट एंड टैक्सेशन प्रपोजल्स। पार्लियामेंट हर साल गवर्नमेंट के बजट और नए टैक्सेस को अप्रूव करती है। कोई भी नया टैक्स पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, उस पे जब तक जो पार्लियामेंट उसे अप्रूव ना कर दे तब तक वो नहीं लग सकता। ठीक है, तब तक वो जो है टैक्सेशन प्रपोजल जो है अप्रूव नहीं होता पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना। उसके बाद मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। जैसा कि पहले बताया, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा कैनॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, इट कैन ओनली डिले इट फॉर 14 डेज। और राज्यसभा जो है मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये सिर्फ डिले कर सकती है इसे कितने दिन के लिए? 14 डेज के लिए। ठीक है, जब मनी बिल पास होता है लोकसभा से, उसके बाद उसे कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा अगर उससे होल्ड करना चाहे तो कितने दिन तक कर सकती है? 14 डेज तक। ठीक है, जो अपनी रिकमेंडेशंस देती है, अगर लोकसभा चाहे वो रिकमेंडेशंस इसमें ऐड ऑन करना तो कर सकती है, अगर ना चाहे तो वो जो है ऑटोमेटिकली वो बिल 14 डेज के बाद जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, चाहे अगर राज्यसभा चाहे या ना चाहे वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट कंट्रोल्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स थ्रू। पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है उसे कंट्रोल करती है, किसके जरिए? वोट ऑन अकाउंट के जरिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए और कट मोशंस के जरिए। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? ठीक है, वोट ऑन अकाउंट होता है जब पूरा बजट पास होने में जब टाइम लग जाता है अगर ज़्यादा, तो तब पार्लियामेंट जो है टेम्परेरी फंड्स अप्रूव करता है। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है अपने डेली एक्सपेंसेस को चला सके। ठीक है, काम तो चलना चाहिए, अगर बजट पास नहीं हो रहा तो जो काम है देश में जो चलना चाहिए वो चलना चाहिए, तो इसके लिए जो है जो पार्लियामेंट है वो टेम्परेरी बजट्स भी अप्रूव कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या? सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होते हैं? अगर बजट में दिए गए फंड्स कम पड़ जाएं, ठीक है, तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट से एक्स्ट्रा पैसा मांग सकती है। ठीक है, तो जो बजट बनता है तो उसमें डिफरेंट कामों के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है क्या दिए जाते हैं? फंड्स मतलब दिए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो फंड्स कम पड़ गए किसी काम के लिए, तो वो किससे? पार्लियामेंट से जो है एक्स्ट्रा पैसा मांग सकती है। ठीक है, वो बाद की बात है, मिले या ना मिले वो डिस्कशन होने के बाद होता है लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या? कट मोशंस। कट मोशंस क्या होता? अगर अपोजिशन या एमपीज को लगता है कि किसी पार्टिकुलर एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस फंड को कम या हटाने के लिए कट मोशन प्रपोज कर सकते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने, रूलिंग पार्टी ने कोई बजट जो है पेश किया, उसमें बहुत ज़्यादा जो ग्रांट्स या फंड्स जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए रखे, लेकिन किसी एमपी या अपोजिशन के किसी मेंबर को लगता है ये जो फंड्स थे ये जो है एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है, इतने एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है, तो वो ये एक प्रपोज कर सकता है, कौन सा? कट मोशन। और उस पे जो है डिबेट एंड डिस्कशन हो सकती है और उसे उसके बाद हटाया जा सकता है। ठीक है, उस फंड को। ठीक है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये था कट मोशंस। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी? फाइनेंशियल पावर्स, किसकी? पार्लियामेंट की। ठीक, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, जो है लिंक दिया होगा किसमें? डिस्क्रिप्शन में। तो नोट्स मैं रेगुलरली सेंड करता हूँ, आपको कोई भी जो क्वेरी वगैरह वहाँ पूछ सकते हो। तो ये वाला चैनल जो है मेरा, ये अभी न्यू चैनल बनाया,
पहले मेरा दूसरा चैनल था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस पे जो है अभी रेगुलरली वीडियोस आएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर, जैसे जियोग्राफी, मल्टी डिसिप्लिनरी, पॉलिटिकल, ठीक है। तो जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल जो है मैं कवर करता हूँ, तो रेगुलरली अब वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पावर क्या, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, यानी अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंडर जो है संविधान को बदलने की, यानी अमेंडमेंट करने की जो है पावर दी गई है। ये पावर संविधान को बदलने या सुधारने के लिए होती है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 368 के तहत जो है पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स हैं जो कि पार्लियामेंट कर सकता है, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी यानी ये अमेंडमेंट सिर्फ आधे से ज़्यादा जो मेंबर की अप्रूवल से पास हो जाता है, यानी इसका यूज छोटी और टेक्निकल बदलाव, जैसे राज्यों के नाम बदलने के लिए, या कोई नॉर्मल सिंपल जो अगर कोई का मतलब चेंज करनी होगी तो उसके लिए ये यूज़ होता है, जिसमें कि सिंपल मेजोरिटी होगी तो तब भी पास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज। इसमें जो है 2/3 मेजोरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाउसेज में, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए ये, अगर कोई भी जो लॉ या कोई भी अमेंडमेंट पास कर रहा पार्लियामेंट, तो तभी जाके वो आगे पास होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी पर स्टेट अप्रूवल नीडेड फॉर चेंजेस अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। ये अमेंडमेंट तब होती है जब फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ी कोई भी बात बदलनी हो। इसमें पार्लियामेंट के साथ साथ जो है आधे से ज़्यादा जो है राज्यों की विधानसभा की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सब तभी ज़रूरी होता है जब किसी राज्य की, किसी स्टेट की अगर बाउंड्री बदलनी हो, ठीक है। जो स्टेट के रिलेटेड अगर कोई लॉ पास करना हो, तो राज्यों से, स्टेट से जो है अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी राज्यसभा की अगर पावर्स कम करनी हो, पावर्स बदलनी हो, तो इसके लिए भी जो है हमें जो है विधानसभा की जो है परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लॉज या अमेंडमेंट्स होती हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटीज़ के साथ साथ स्टेट अप्रूवल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को, ठीक है। ये सब पावर्स हैं किसके पास, किसके पास, पार्लियामेंट के पास, कि वो इन सब को रिमूव कर सकता है। लेकिन ये रिमूव तभी हो सकते हैं जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है जो वोटिंग होगी कहाँ पे, राज्यसभा और लोकसभा में, तो तभी जाके इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पावर थी किसकी, पार्लियामेंट की जुडिशियल पावर। कैन रिमूव अदर हाई ऑफिशियल्स लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कैग, ठीक है। और बहुत सारी जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है, कैग वगैरह हो गए, और भी अदर जो प्रोफेशंस हैं, ठीक है, जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए, तो उन सब को भी जो है पार्लियामेंट जो है रिमूव कर सकता है। लेकिन ये सब कैसे होता है, स्पेशल मेजोरिटी के अंडर होता है, ठीक है। उनके पीछे जो रीजंस होंगे उन्हें निकालने के, वो सब डिस्कस और डिबेट किए जाएंगे। अगर वो सही माने जाएंगे उन्हें रिमूव करने के लिए, तो तभी उन्हें रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है इन्हें रिमूव करने का, इम्पीच करने का, जो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो आप डिटेल में एक बार देख लेना, गूगल पे सर्च करना। अगर आपको इसके रिलेटेड टॉपिक अगर वीडियो चाहिए होगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पावर क्या, इलेक्टोरल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन, मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट वो किस किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें कौन चुनता है, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों में पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में। इलेक्टोरल जो पावर है वो पार्लियामेंट की ये है। तो नेक्स्ट पावर क्या है, डिलिबरेटिव पावर्स, यानी डिस्कशन एंड डिबेट की जो पावर है पार्लियामेंट के पास है। डिस्कस इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज।
पार्लियामेंट जो है डिस्कस कर सकता है इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज भी और इंटरनेशनल इश्यूज भी जो है पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। होल्ड्स डिबेट्स ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पॉलिसी मैटर्स। उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन की जाती है, कोई भी पॉलिसी जब बनती है, कोई भी लॉ या कोई भी जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेकर, पॉलिसी मैटर्स को लेकर, कोई भी जो अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी लॉ बनाना होता है या अमेंडमेंट करनी होती है, उसको लेकर बहुत सारी जो है डिबेट्स होल्ड की जाती है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। थ्रू मोशंस, रेजोल्यूशंस एंड डिस्कशंस मेंबर इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। को मोशंस पास करके, जैसे बहुत सारे आपको मैंने मोशंस बताए ऊपर पीछे वीडियो में, और रेजोल्यूशंस, डिस्कशंस, वोटिंग, ये सब जो प्रोसेस चलता है एक, इन सब के जरिए जो है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, ताकि एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके। तो उसके लिए जो है ये सब चीज़ें पास की जाती हैं, और ये सब पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अब देखते हैं हम कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको जैसा हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप ये आंसर लिखोगे जो आपको क्वेश्चन आए कोई भी, उसका आंसर में आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर देना है, ठीक है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ एग्जामिनर जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही चेक करते हैं, आपका पूरा जो बीच का लिखा ज़्यादातर कोई चेक नहीं करता, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपने क्या लिखना, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेसी। किसी भी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है उसकी बैकबोन क्या, इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन है इंडियन पार्लियामेंट। इंश्योरिंग लॉज आर मेड, द गवर्नमेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल एंड फाइनेंशियल मैटर्स आर सुपरवाइज्ड, ठीक है। और ये पार्लियामेंट ही जो इंश्योर कर रहा है जो लॉज बनते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को जो है अकाउंटेबल ठहराता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, कोई भी जो काम जो हो रहा है देश के लिए, कोई भी जो लॉज बनाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स, तो ये सब के लिए अकाउंटेबल कौन है, गवर्नमेंट है। उसके बाद फाइनेंशियल मैटर्स आर सुपरवाइज्ड, ठीक है। पार्लियामेंट में जैसे फाइनेंशियल मैटर्स जो सुपरवाइज किए जाते हैं, जैसे मनी बिल हो गया, ठीक है, बहुत सारी कमेटीज़ हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। तो वो सब कहाँ होता है, पार्लियामेंट में। विद इट्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड डिलीवरेटिव functions, it plays a vital role in governance and upholding the constitution। और ये सब जो पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास, ये एक बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं हमारे जो देश की गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। नोट्स के लिए वंस अगेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।